Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing Part First. यूनिट हमारी चल रही थी यूनिट 15 केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट और उसका टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस और ये इसका पार्ट 4 है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस कि लॉस क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ कि ग्रीफ क्या चीज़ है, उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, ग्रीफ किस किस टाइप के हो सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ और ग्रीविंग प्रोसेस। आप इसको ग्रीफ की स्टेजेस भी कह सकते हैं और ग्रीविंग प्रोसेस की स्टेजेस भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे ग्रीफ की 5 स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, सबसे पहले तो ये देखिए कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ का मतलब क्या है। इट मीन्स ये है कि सिंपल सी थिंग हमने ये देखी थी कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ से अगर आप उसे सेपरेट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है और आपने, इसका मतलब है एक जने की डेथ हो गई, इसका मतलब उनमें से एक जना उससे क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। और जब किसी भी इंसान के लिए उसकी कोई भी कीमती चीज, ऑब्जेक्ट, थिंग, पर्सन कोई भी सेपरेट हो जाता है तो उस टर्म को हम कहते हैं लॉस। यानी लविंग वन की डेथ होने के बाद उस पर्सन की लाइफ में क्या हुआ है, किसी चीज से सेपरेशन हुआ है, उसकी वाइफ से उसका सेपरेशन हुआ है और इस सेपरेशन को हम कह रहे हैं लॉस। जो रिमेनिंग पर्सन बचा है उसके लिए लाइफ का इवेंट कैसा है, लॉस वाला। और जब भी किसी पर्सन की लाइफ के अंदर लॉस वाला मोमेंट आता है तो उसके लिए एक नॉर्मल रेस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं ग्रीफ, यानी हम ये कहते हैं कि लॉस के बाद एक नॉर्मल रेस्पॉन्स पर्सन शो करता है और वो नॉर्मल रेस्पॉन्स कहलाता है हमारा ग्रीफ। और वो ग्रीफ क्या होता है हमने देख लिया, उसकी स्टेजेस क्या होती है ये हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में। स्टेजेस हमारा रिमेनिंग था लास्ट का टॉपिक, स्टेजेस हमने कंप्लीट नहीं करा था, तो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ पढ़ेंगे। यानी अगर एक पर्सन के लाइफ में कोई भी लॉस हुआ और अगर उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स ग्रीफ आया तो ग्रीफ में कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, वो कैसे कैसे एक्टिविटीज या कैसे कैसे मोमेंट शो करेगा और उसको कौन कौन से इवेंट से होता हुआ गुजरना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस के अंदर ग्रीफ को डिवाइड करा है, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस 1969, हैविंग डन एक्सटेंसिव रिसर्च विथ टर्मिनली इल पेशेंट and identify 5 stages of feeling and behavior that individual experience in response to a real, perceived or anticipated loss। तो 1969 के अंदर कुबलर-रॉस ने टर्मिनली इल पेशेंट, जितने भी टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं जिनकी डेथ होने वाली होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स पे रिसर्च किए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उन पे अलग अलग रिसर्च करी। और रिसर्च के बाद कुबलर-रॉस ने 5 अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करा। यानी उनने इस ग्रीफ प्रोसेस को ढंग से रिसर्च किया और आइडेंटिफाई किया कि इसकी अलग अलग 5 स्टेजेस हैं। तो अलग अलग 5 स्टेजेस को कुबलर-रॉस ने आइडेंटिफाई किया और वो अलग अलग लॉसेस के अकॉर्डिंग था, जो कि हमने टाइप ऑफ लॉस में पढ़ा था, एक्चुअल लॉस, परसीव्ड लॉस, एंटीसिपेटेड लॉस। तो इन एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुबलर-रॉस ने 1969 में 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ आइडेंटिफाई करी। अब ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम आएगी। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है, कैसे कैसे ये काम आती है, देखते हैं। तो 5 स्टेजेस में है हमारी, फर्स्ट है डिनाइल,
सेकंड है एंगर, थर्ड है बार्गेनिंग, फोर्थ है डिप्रेशन एंड फिफ्थ है एक्सेप्टेंस। अब इन स्टेजेस में क्या क्या होता है, क्या पेशेंट का रेस्पॉन्स रहता है, ये देखते हैं। अभी के लिए देखिए 5 स्टेजेस हैं हमारे सामने, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अगर किसी भी पर्सन की लाइफ में ग्रीफ वाली कंडीशन आती है तो उसकी 5 स्टेजेस हैं जिससे होकर वो पेशेंट गुजरेगा। इन 5 स्टेजेस के बेस पे पेशेंट क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा। तो अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस 5 स्टेजेस आर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं डाबड़ा, DABDA, शॉर्ट ट्रिक। अब ये मान के चलिए कि जब भी ग्रीफ लाइफ के अंदर आया तो सबसे पहले तो यहां पर आना चाहिए लॉस, फिर आएगा ग्रीफ, फिर ग्रीफ में आएगा डिनाइल, फिर एंगर, फिर बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस। आप इस स्टेजेस को चेंज नहीं कर सकते कि बार्गेनिंग पहले आ गया, डिप्रेशन पहले आ गया, नहीं, ये इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगी एज इट इज। डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अब इन स्टेजेस में क्या होता है, पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसे होता है, पेशेंट क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, किस तरीके का एटीट्यूड शो करता है, वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो ये मान के चलिए इन सभी के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक हस्बैंड वाइफ है। अब हम इन स्टेजेस को कवर करेंगे। एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों कपल हैं। एक एक्सीडेंट के अंदर वाइफ की डेथ हो जाती है, यानी लविंग वन की डेथ हो गई, और अब जो हस्बैंड है उसकी लाइफ के लिए क्या हो चुका है, लॉस हो गया है। उस हस्बैंड के लिए लाइफ में लॉस कैसे हुआ है, क्योंकि उसके लिए उसकी कीमती चीज सेपरेट हो चुकी है, उसकी वाइफ को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और जब भी किसी लाइफ में, आपकी लाइफ में किसी चीज से आपको सेपरेट करेंगे तो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा क्या, लॉस। तो उसकी लविंग वन यानी उसकी वाइफ की डेथ हुई, डेथ होने से वो अपनी वाइफ से अलग हुआ, सेपरेट हुआ, जिसके कारण उस पर्सन के अंदर क्या आया, लॉस। अब इस लॉस जब उसकी लाइफ के अंदर आ जाएगा तो लॉस का नॉर्मल रेस्पॉन्स बॉडी के थ्रू क्या होता है, जब भी हमारी कोई चीज हमसे खो जाती है तो हमें उसका क्या होता है, दुख होता है। तो लॉस का नॉर्मल रेस्पॉन्स क्या होगा, ग्रीफ। और जैसे ही ग्रीफ लाइफ के अंदर आ जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगी क्या चीजें, स्टेजेस। अब देखिए क्या क्या स्टेजेस के अंदर होगा। फर्स्ट, डिनाइल। दिस इज अ स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ। The response may be one of no, it cannot be true. अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही उसकी वाइफ की डेथ होगी तो उसकी लाइफ में लॉस आया, लॉस के बाद ग्रीफ आया, और जैसे ही उसकी लाइफ में ग्रीफ आएगा तो स्टेजेस स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, ग्रीफ की स्टेजेस। तो सबसे पहले उसका रेस्पॉन्स रहेगा डिनाइल, और उसमें वो शॉक और डिसबिलीफ हो जाएगा। सबसे पहले अगर नहीं, जैसे ही उसे पता लगेगा उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, पेशेंट कहेगा नहीं, यानी उसका हस्बैंड कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, वो उसके लिए शॉकिंग कंडीशन होगी। डिसबिलीफ, वो उस चीज पे बिलीव नहीं करेगा। डॉक्टर उसे कहेगा, मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट है एक्सीडेंट का, डॉक्टर उसे कहेगा कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई, वो कहेगा नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो एकदम शॉक हो जाएगा। तो पहली स्टेज में क्या होगा, शॉक एंड डिसबिलीफ। एंड द रेस्पॉन्स में बी नो, इट कैन नॉट बी ट्रू, और वो कहेगा नहीं, ये सच नहीं है, आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेंगे कौन सी स्टेज में, पहली स्टेज में, डिनाइल में। यानी उसकी वाइफ की डेथ होते हुए कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, डिसबिलीफ, वो इस चीज को नहीं मानेगा। उसका रेस्पॉन्स होगा नो, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात। तो ये रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। Denial is a protective mechanism that allow the individual to cope within an immediate defense strategies. अब ये एक तरीके का जो डिनाइल है, ये जो डिनाइल है वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर पर्सन अपने माइंड के अंदर इस चीज को लेके आएगा कि उसके लविंग वन की डेथ हो चुकी है, तो उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा,
उसकी बॉडी इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अपनाती है। और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? बॉडी इस वाले रेस्पॉन्स को, इस वाली फीलिंग्स को, सेपरेशन वाली, लॉस वाली फीलिंग्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सडनली पेशेंट रेस्पॉन्स देता है, नो इट कैन नॉट बी ट्रू। और ये जो मैकेनिज्म है एक तरीके की कैसी मैकेनिज्म है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें पेशेंट अपने आप को कॉप करता है, यानी बचाने की कोशिश करता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है गलत है, ये आप जो कह रहे हैं ये सच नहीं है, उसकी डेथ नहीं हो सकती, मैं इस चीज पे यकीन नहीं कर सकता। इस टाइप के रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं हमें। तो डिनाइल पहली स्टेज है ग्रीफ की, जिसमें जो पेशेंट की लाइफ के अंदर ग्रीफ आया है, पेशेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे नहीं मान रहा है, उस चीज को सच नहीं मानता है, और उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाती है, जिसमें वो इन चीजों को मानने से मना करता है। तो उसी के बेसिस पे हमने डिनाइल को क्या है, ये एक तरीके की क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी डिनाइल। सेकंड, एंगर, गुस्सा, aggressions. Why me? And it is not fair are comments often expressed during anger stage. अब उसका हस्बैंड ये सब चीज हो जाएगी, जब वो धीरे धीरे इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस आएगी, तब फिर वो क्वेश्चन बोलेगा गुस्से के अंदर, वाई मी, इट इज नॉट फेयर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है, इट इज नॉट फेयर, वाई मी, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। इस टाइप के कमेंट्स, इस टाइप के एक्सप्रेशन एंगर वाली स्टेज में हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, जब वो खुद से ही बातें करता रहता है, बोलता है नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। एंगर मे बी डायरेक्टेड एट सेल्फ और displayed on loved ones, caregivers and even God। अब ये जो गुस्सा है किस किस पे निकाल सकता है? या तो वो खुद पे निकालेगा, या तो वो खुद से बातें करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, मुझे ही ऐसा क्यों करा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। या फिर लविंग वन, लव्ड वन, उसके फैमिली वालों को कह रहा है, मदर फादर को, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। केयर गिवर को, जो उसके साथ है, उसके फ्रेंड्स हैं, ये गलत है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर हो सकता है वो सुपीरियर पावर से बात करे, या फिर हो सकता है वो किससे बात करे, सुपीरियर पावर। सुपीरियर पावर्स कौन है? गॉड। कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये सारे अग्रेशंस हमें देखने को मिलेंगे एंगर वाली स्टेज के अंदर, जहां पर वो इस चीज को अपने लविंग वन, गॉड, इन सबको एक्सप्लेन करेगा कि जो भी मेरे साथ हुआ है ये सही नहीं हुआ है, इट्स रॉन्ग, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेज में, एंगर में। नेक्स्ट, बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग किसके साथ कर सकता है पेशेंट? स्पेशली इसके अंदर जो बार्गेनिंग है वो हमें देखने को मिलेगी गॉड के साथ। अब यहां पे किस टाइप की बार्गेनिंग होगी, और बार्गेनिंग का कोई प्रॉफिट है? देखिए, बार्गेनिंग का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। डेथ ऑफ लव्ड वन, जब अपन ने एग्जांपल लिया है, यानी कि हस्बैंड की वाइफ है, उसकी डेथ हो गई है, और अब वो बार्गेनिंग कर रहा है गॉड के साथ कि आप उसे वापस लौटा दीजिए, मैं डेली लाइफ के अंदर ये वाली अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मैं कभी मेरी लाइफ में ये नहीं करूंगा, मैं मेरी लाइफ में कभी वो नहीं करूंगा। मीन्स वो गॉड के साथ बार्गेनिंग कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी इस प्रॉब्लम के अंदर जो रिलीफ है वो सिर्फ सुपीरियर पावर ही प्रोवाइड कर सकती। इट मीन्स मेरी वाइफ की जो डेथ हुई है, मेरी वाइफ को वापस लौटा जो सकता है वो सिर्फ गॉड ही है। तो वो अपनी सुपीरियर पावर से कांटेक्ट करता हुआ उनसे बात करता है, उनसे बार्गेनिंग करता है कि आप मेरी वाइफ को लौटा दीजिए और मैं डेली इस एक्टिविटी को करूंगा, ये वाला काम छोड़ दूंगा, ये वाला काम छोड़ दूंगा, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इसका अदर एग्जाम्पल भी देखें तो एग्जाम टाइम के अंदर हम गॉड से बार्गेनिंग करते हैं कि ये वाला पेपर अच्छा करा दो, इतने रुपए का ये प्रसाद चढ़ाऊंगा।
इट मीन्स ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर उससे रिलीफ पाने के लिए अपनी सुपीरियर पावर से बार्गेनिंग कर रहे हो. इफ गॉड विल हेल्प मी थ्रू दिस, आई प्रॉमिस आई विल गो टू चर्च एवरी संडे एंड गिव माई टाइम टू हेल्प अदर्स. अगर गॉड मेरी मदद कर देंगे तो मैं हर संडे, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, एवरी संडे आई विल गो टू चर्च एंड गिव माई टाइम टू हेल्प अदर्स. मैं दूसरों की मदद करूंगा, चर्च जाऊंगा, यानी मैं अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करूंगा. और ये बार्गेनिंग में कर रहा हूं गॉड से. किसके लिए? कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, प्लीज उसे रिटर्न बैक कर दो, उसे वापस लौटा दो, जो कि अब पॉसिबल नहीं है. बट ये स्टेजेस हैं ग्रीफ की, और उसके अंदर हमारा कौन सी स्टेज चल रही? बार्गेनिंग. और बार्गेनिंग स्पेशली किसके साथ हो रही है? गॉड के साथ. हस्बैंड अपनी वाइफ को लौटाने के लिए वापस बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मेरी वाइफ को लौटा दीजिए, मैं इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. ड्यूरिंग दिस स्टेज विच इज जनरली नॉट विजिबल और एविडेंट टू अदर्स, अ बार्गेन इज मेड विद गॉड इन अटेम्प्ट टू रिवर्स और पोस्टपोन द लॉस. अब वो गॉड के साथ बार्गेनिंग कर रहा है किसके लिए? कि मेरी वाइफ को वापस लौटा दो, रिवर्स और पोस्टपोन द लॉस. इसे अभी मत करो, ये डेथ अभी नहीं होनी चाहिए थी, बाद में हो जानी चाहिए थी, पोस्टपोन्ड हो जाए, ये लॉस अभी नहीं होना चाहिए था, उस चीज को वापस लौटा दो. तो ये है बार्गेनिंग. नेक्स्ट है डिप्रेशन. अब सिंपल सी बात है, पहली फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने देखा उसने डिनाइल करा, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा. सेकंड स्टेज के अंदर उसे इन चीजों पे गुस्सा आया लॉस के बाद, फिर उसने गॉड से बार्गेनिंग करी. अब उसे ये भी पता लग गया कि अब गॉड उसे उसकी वाइफ को वापस लौटा नहीं सकता. और जब उसे पता लग गया कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब जो पेशेंट है वो ग्रीफ की फोर्थ स्टेज पे आ जाएगा, जिसका नाम है डिप्रेशन. तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द फुल इंपैक्ट ऑफ द लॉस इज एक्सपीरियंस्ड. लॉस का जो पूरा इंपैक्ट है, फुल इंपैक्ट, वो इस स्टेज में देखने को मिल सकता है. This is a time which person detach all associated activities. Associated activities का मतलब है अब उसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, वो किसी से बात नहीं करेगा, फ्रेंड से नहीं मिलेगा, फैमिली में किसी से बात नहीं करेगा, दिन भर या तो किसी अलग रूम में रहेगा, रोता रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अपने वर्क पे नहीं जाएगा. नॉर्मल रूटीन लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज के साथ वो एसोसिएटेड है, यानी जुड़ा हुआ है, वो सब अफेक्टेड हो जाएगी. और उसका मूड कैसा रहने लग जाएगा? डिप्रेशन में रहने लग जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा. तो ये जो स्टेज है, इसमें हमें ग्रीफ का फुल इंपैक्ट देखने को मिलता है. फुल इंपैक्ट का मतलब है फुल पावर के साथ जितना इंपैक्ट वो पहुंचा सकता है पेशेंट को, उतना पहुंचा रहा है. क्योंकि अब उसको ये चीज समझ में आ चुकी है कि जो लॉस मेरी लाइफ में हुआ है वो रिटर्न बैक नहीं हो सकता, जो कंडीशन मेरी लाइफ में ये वो ठीक नहीं हो सकती है. और अब लास्ट चौथी स्टेज जो है डिप्रेशन वाली आ गई है, जिसमें वो डिप्रेस रहने लग गया है. अब जो वो इस स्टेज से निकलेगा तो वो जो स्टेज होगी वो उसको निकालने में मदद करेगी, और वो स्टेज है एक्सेप्टेंस, द फाइनल स्टेज, जिसे हम कह सकते हैं द फाइनल स्टेज ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ पीस रिगार्डिंग द लॉस दैट हैज अकर्ड. Focus in on the reality of the loss and its meaning for the individual affected by it. यानी रियल के अंदर जो पर्सन है इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद. पहले उसने डिनाइल करा, फिर उसने एंगर किया, फिर उसने बार्गेनिंग करी, फिर वो डिप्रेशन में रहा, फिर उसने फाइनली आके इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, यस मैं अब इस बात को मानता हूं कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अब इस लाइफ में नहीं है, वो रिटर्न बैक नहीं हो सकती, वो वापस लौट के नहीं आ सकती, और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी रूटीन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद धीरे 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 पर्सन अपनी रूटीन एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है, और धीरे 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 इसके अंदर इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, और उसकी लाइफ में वो वापस रूटीनली वर्क करने लग जाता है. तो ये हुई हमारी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ,
जब भी किसी पर्सन की लाइफ में कोई लॉस, कोई भी सेपरेशन आया जिससे उसकी लाइफ में आएगा लॉस, और लॉस के बाद नॉर्मल रेस्पॉन्स आएगा ग्रीफ, और ग्रीफ के बाद उसकी स्टेजेस स्टार्ट हो जाएगी। जो भी उसकी लाइफ में लॉस हुआ है उसके लिए सबसे पहले वो करेगा डिनाइल, नहीं मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता, ये नहीं हो सकता, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद एंगर, गुस्सा शो करेगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैंने हमेशा अच्छा किया है, सभी के लिए अच्छा किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगर। फिर बार्गेनिंग करेगा। कहां से उसको रिलीफ मिल सकता है? गॉड, सबसे सुपीरियर पावर गॉड है, गॉड ही मुझे उसे रिटर्न कर सकते हैं। वो बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देगा, और जब उसे पता लगेगा गॉड भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, फिर वो आ जाएगा डिप्रेशन में कि नहीं, अब ये सब ठीक नहीं हो सकता, जो हालात जैसे हैं वैसे रहेंगे, कुछ भी इंप्रूव नहीं हो सकता। और लास्ट में जब वो इन चीजों में एक लंबा समय बिता लेता है तो उसके अंदर आ जाती है एक्सेप्टेंस। अब मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और रूटीन लाइफ में वो वापस अपने आप को इन्वॉल्व करता है और उसकी लाइफ रूटीनली वापस स्टार्ट हो जाती है। तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रीविंग प्रोसेस क्या चीज है। ग्रीविंग प्रोसेस क्या चीज है, ये तो हो गया हमारा ग्रीफ की स्टेजेस ऑफ ग्रीफ अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस। 5 स्टेजेस हैं ग्रीफ की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, हर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और आपके RUSH एग्जाम्स के लिए भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रीविंग प्रोसेस एंड मेडिको लीगल केसेस।